गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी का मैं ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, क्लाइमेट अर्थात जलवायु। इसके दूसरे भाग में हमने देखा था कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। उसमें हमने देखा था अक्षांश किस प्रकार से, अक्षांश के कारण कैसे भारत उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में और उष्ण कटिबंधीय जलवायु में विभाजित हो जाता है। दूसरा हमने देखा था जो है ऊंचाई, हिमालय किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये आपको मैंने बताया था। उसके बाद में हमने देखा था वायुदाब और पवन तंत्र। इसमें हमने तीन चीज़ें दिखे थे। नंबर एक, वायुदाब और धरातलीय पवने, मतलब वायुदाब के अनुसार कैसे स्थल से सागर की ओर और सागर से समुद्र की ओर पवने बहते हैं, इनको हमने देखा था। उसके बाद में हमने ऊपरी वायु परिसंचरण हमने देखा था, खास तौर पे जो लद्दाख के पठार पर या लद्दाख के जो रेगिस्तान है वहाँ पर हमने इन चीज़ों को देखा था। जेठ धाराएं जो हम लोग कहते हैं लगभग समुद्र तल से 1200 मीटर, माफ कीजिए 12,000 मीटर ऊंचाई पर ये बहते हैं। ये भी हमारे जलवायु को प्रभावित करता है। और उसके बाद में हमने देखा था पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। उसमें पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और पूर्वीय उष्णकटिबंधीय पूर्वीय जेठ धाराओं को भी हमने देखा था, या जिसे हम लोग कहते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये सभी भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को हमने देखा था। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे मानसून को जो है या भारतीय मानसून को हम समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय मानसून, इंडियन मानसून। भारतीय जलवायु जो है मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। ऐतिहासिक काल में भारत में आने वाले जो नाविक है, नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। मतलब जो प्राचीन काल से ये जो मानसून पवने भारत में बहते थे, इसको सबसे पहले जो ये व्यापारी लोग या नाविक लोग आए थे उन्होंने उसको समझा, क्योंकि इन्हीं पवनों की दिशाओं के साथ वे अपने जहाज़ों को चलाते थे और जब वो रिटर्न जाते थे तभी इन्हीं पवनों का उपयोग करके वे जाते थे। पवन तंत्र की दिशा के उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ, क्योंकि आते समय पवन के साथ आते थे, जाते समय पवन की दिशा बदलती थी और उसमें भी उन्हें लाभ होता था। इसके कारण उनका समय भी बचता था और एनर्जी भी बचती थी, क्योंकि उस समय तो बहुत कोई आधुनिक तकनीकी वाले जहाज नहीं थे। तो इस प्रकार से इन पवनों का उपयोग करते, और जो आप लोगों ने ट्रेड विंड्स नाम सुने हैं, इसके पहले मैंने बताया था व्यापारिक पवने, इसका भी उपयोग ये व्यापारी लोग करते थे। चूँकि उनके जहाज पवन की प्रवाह की दिशा पर निर्भर होते थे, और इसमें सबसे पहले अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने इस पवन तंत्र को और इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। आपको पहले बताया गया है कि ये जो मानसून मौसम शब्द जो है, ये मौसम शब्द अरबी शब्द है और उससे ही ये मानसून शब्द बना हुआ है। मानसून का प्रभाव वैसे देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। इसके बीच में ये लगभग मानसून प्रभावित होता है या उन्हीं क्षेत्रों में ये बहता है। अब हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले जो हमने देखा था वो भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, और अब हम देखेंगे भारतीय मानसून, मतलब भारत में जो मानसून आता है उस मानसून को कौन कौन से कारक, कौन कौन से घटक है जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने के अंतर के कारण। आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, जो स्थल होता है ये सूर्य की किरणों के कारण जल्दी गर्म होता है और रात में जल्दी ठंडा भी हो जाता है। लेकिन पानी का ऐसा गुणधर्म है जो दिन में भी सूर्य की किरणों के कारण बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है और रात में वो जल्दी ठंडा भी नहीं होता है। तो इसके कारण स्थल और जल के इस तापमान में अंतर के कारण पवनों की जो दिशाएं है वो
दिशाओं में परिवर्तन आता है और दाब तंत्र वैसा बन जाता है और उसी दाब तंत्र के अनुसार ये पवने बहते हैं और उसी के अनुसार हमारे ये मानसून पवने भी बहते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं कि स्थल भाग ये अधिक गर्म होने के कारण निम्न वायुदाब होता है और जल ये अधिक गर्म न होने के कारण वहाँ पर उच्च वायुदाब होता है। और सामान्यतः इस जल से स्थल की ओर यानी कि सागर से जमीन की ओर ये पवने बहते हैं और इस दाब तंत्र के अनुसार कैसे बहते हैं देखिए। भारत में मुख्य रूप से जो तिब्बत का पठार है वहाँ पर उच्च वायुदाब होता है क्योंकि वहाँ पर तापमान कम रहता है और इसलिए उच्च वायुदाब होता है। और वहाँ पर जो है ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर से, वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल दिशा में ये पवने बहते हैं। तो ये जो ऊर्ध्वाधर धाराएं है ये भी मानसून को प्रभावित करती है। दूसरा जो है घटक प्रभाव करने वाला, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण मतलब उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है वो लगभग 5 डिग्री नॉर्थ में यानी कि उत्तर में वो खिसक जाता है। ये भौगोलिक प्रक्रिया है। देखिए ये जो येलो लाइन है प्यारे बच्चों, ये सेंटर जो मैंने निकाला है ये विषुववृत्त है। तो क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय ये जो प्रदेश है ये 5 डिग्री नॉर्थ में खिसक जाता है और भारत यहाँ पर है। और इसीलिए ये जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है जो गंगा के क्षेत्र में चला जाता है, क्योंकि एक्चुअली गंगा कौन से इसमें है, उपोष्ण कटिबंध में, लेकिन 5 डिग्री ऊपर जाने के कारण ये जो उच्च वायुदाब है वो वहाँ चला जाता है और उसके कारण ये एक कारण जो है हमारे मानसून को प्रभावित करता है। तीसरा जो कारण है मानसून को प्रभावित करने वाला, हिंद महासागर में मेदागास्कर अफ्रीका के पूर्व में एक समुद्री ये द्वीप है के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र वहां बन जाता है। और जब वहां उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाता है तब वहां से पवने भारत के निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहना शुरू होते हैं जिसके कारण मानसून प्रभावित होता है। मतलब जैसे मेदागास्कर की पवने भारत की तरफ आते हैं तो मानसून और जोर पकड़ता है। तो ये स्थिति देखिए, ये है स्थिति उसकी प्यारे बच्चों। तो ये है मेदागास्कर, ये जो है अफ्रीका है ये, और ये हाई प्रेशर यहाँ बनता है। और उसी समय इंडिया में देखिए ये लो प्रेशर है और इसीलिए इस हाई प्रेशर से ये पवने भारत की तरफ जाते हैं। तो ये भी भारत के जलवायु को प्रभावित करता है या विशेषतः मानसून को प्रभावित करता है। उसके बाद में देखिए चौथा कारक जो है, ग्रीष्म ऋतु में समर में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायुधाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है, जो अभी मैंने बताया था। देखिए ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर क्या होता है, तापमान पहले से ही कम होता है, इसीलिए वहाँ पर उच्च वायुदाब तैयार होता है और इसलिए तिब्बत के पठार से ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की दिशा में धाराएं बहती है। तो ये भी हमारे मानसून को प्रभावित करती है। पांचवा कारक है, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेठ धाराएं, ये जेठ धाराएं हम लोगों ने पढ़े हैं जो कहाँ पर तैयार होते हैं, वो भूमध्य सागर से वहाँ तैयार होते हैं। और वो जेठ धाराएं जब भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराओं का, दोनों का, एक पश्चिमी जेठ धारा और दूसरा पूर्वीय जेठ धारा, जो पूर्वीय जेठ धारा ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से लगभग 14 डिग्री नॉर्थ से जाता है भारत के, और ये जो है ये हमारे लगभग 30 डिग्री के आसपास ये पश्चिमी जेठ धाराएं जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं और भारत की तरफ आते हैं और उससे आगे भी चले जाते हैं, आगे वे जापान, कोरिया और चाइना से होकर आगे जाते हैं। तो ये भी एक मानसून को प्रभावित करता है क्योंकि इसके कारण आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों वहाँ पर वर्षा होती है और आगे हम लोग देखेंगे जो रबी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। तो ये देखिए ये वो स्थिति है, ये जो है ये आपका ये है आपकी पश्चिमी जेठ धाराएं और
ये है पूर्वीय जेठ धारा। ये देखिए भारत के दक्षिण में जा रहा है, यानी कि उपोष्ण कटिबंध उष्ण कटिबंध में है, और ये उपोष्ण कटिबंध है। लगभग 27 से 30 डिग्री के बीच में ये पवन बहते हैं, और यहाँ पर ये तिब्बत का पठार, खासतौर पे जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इन प्रदेशों को ये प्रभावित करता है। तो इससे कारण भी मानसून प्रभावित होता है, और इसी के कारण फिर ये जो ग्रीष्म ऋतु में ये पवने बहते हैं, देखिए ये यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में ये विषुववृत्त है, ये दक्षिण गोलार्ध में यहाँ पर हाई प्रेशर तैयार होता है, तो उसी समय यहाँ पर ये लो प्रेशर तैयार होता है। तब ये पवने जो है पूर्वीय पवने, जिसको हम व्यापारिक पवने कहते हैं, ये इनकी दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है, लेकिन जैसे ये विषुववृत्त को क्रॉस करते हैं ये अपने दाहिनी ओर मुड़ते हैं, और इसकी दो शाखाएं आगे जाती है, जिसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये मानसून को प्रभावित करती है जेठ धाराएं। और छठा कारण है, देखिए प्यारे बच्चों, दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन को भी मानसून प्रभावित करता है, जिसे हम लोग दक्षिणी दोलन या उसको एल्निनो कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्निनो। एल्निनो ये दक्षिणी दोलन। दक्षिणी दोलन मतलब दूसरा तीसरा कुछ भी नहीं, कि थोड़ा उनका जो हम लोग देखते हैं एल्निनो, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। एल्निनो भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। देखिए प्यारे बच्चों, इस डायग्राम को ठीक तरीके से देखिए। एल्निनो क्या है? देखिए सबसे पहले ये है दक्षिण अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका है, और इसमें ये एक पेरू नामक का देश है। कौन सा है? पेरू। इस पेरू के जो है पश्चिमी तट से, यहाँ से ये गर्म जलधाराएं यानी कि समुद्री प्रवाह, गर्म समुद्री प्रवाह बहते हैं, उसको एल्निनो कहा जाता है। और ये एल्निनो जो है ये पैसिफिक महासागर से और ऑस्ट्रेलिया से होकर फिर भारत के तरफ आते हैं। अगर ये प्रवाह यानी कि एल्निनो अगर भारत के और ये जो पवन है या एल्निनो हो, ये हर साल उत्पन्न नहीं होते हैं, ये 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में 1-2 बार वो होते हैं। तो जब एल्निनो प्रभावित होता है, यानी कि पेरू से जब ये गर्म समुद्री धाराएं बहती हैं, तब वे भारत के तरफ, इधर ऑस्ट्रेलिया से होकर भारत के तरफ आते हैं इधर। और इस समय क्या होता है कि हमारा जो मानसून है, जो नीचे से आने वाले, ये प्रभावित होते हैं। यानी कि जब एल्निनो होता है तो आता है तो हमारा मानसून कमजोर हो जाता है, और एल्निनो अगर प्रभाव नहीं करता है तो मानसून ही नियमित रूप से सामान्य स्थिति में आता है। बस यही आपको ध्यान में रखना है। एल्निनो भारत के मानसून को प्रभावित करता है। कैसे? अगर एल्निनो अगर भारत के तरफ आता है, यानी कि एल्निनो प्रवाह, एल्निनो क्या है? ये पेरू के किनारे से बहने वाली गर्म समुद्री जलधारा, ठीक है, ये है गर्म है ये। लेकिन ये जब इधर आती है तब ये भारत में बहने वाले ये जो पवने हैं नीचे से आने वाले, ये पवनों को वो प्रभावित करते हैं, जिसके कारण भारत में जो मानसून है ये कमजोर पड़ जाता है, विलंब से आता है या कम आता है। तो इस प्रकार से भारत के जलवायु को एल्निनो भी प्रभावित करता है। उसी को हम लोग दक्षिणी दोलन भी कहते हैं। अब देखिए एल्निनो क्या है, व्याख्या दी है यहाँ मैंने। यह एल्निनो एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू के तट से होकर बहती है। ठीक है, ये 2 से 5 वर्ष, कभी 2 साल के बाद में, कभी 3 साल के बाद में, कभी 4 साल के बाद में, कभी 5 साल के बाद, ये हर साल नहीं आती है। यह स्पेनिश शब्द है एल्निनो, जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्राइस्ट मतलब आप लोग जानते हैं, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहती, क्राइस्ट मतलब यीशु ख्रिस्त, ये क्रिसमस के समय बहती है और इसलिए इसको एल्निनो नाम दिया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चा। एल्निनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को कमजोर कर देती है। देखिए पहले, मतलब जब एल्निनो बहता है तब ये नियमित रूप से बहने वाले जो व्यापारिक पवने हैं उसको कमजोर कर देता है। और हमारे भारत में जो आते हैं वो भी व्यापारिक पवने आते हैं दक्षिण गोलार्ध से, और फिर जब विषुववृत्त को पार करते हैं तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाते हैं। उसी को हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। तो जब ये व्यापारिक पवने कमजोर हो जाते हैं तो फिर भारत में बहुत देर से या बहुत ही कम आते हैं, और उसका प्रभाव हमारे मानसून पर होता है। इतना ही हमारे लिए ध्यान में रखना है आपको।
मानसून का आगमन और वापसी। ठीक है, इसको और आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखते हैं मानसून का आगमन कैसे होता है और वापस कैसे जाता है। जिसको मानसून का आगमन को हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं और वापस जब जाता है उसको हम लोग शरद ऋतु कहते हैं। ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाएं बदलकर एक निश्चित क्षेत्र में बहने वाली पवनों को हम लोग मानसूनी पवने कहते हैं। देखिए, व्यापारिक पवने पृथ्वी पर वर्ष भर बहने वाले पवनों को हम लोग व्यापारिक पवने कहते हैं। ठीक है, नियमित पवने। लेकिन ये जो है मानसूनी पवने, ये ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाएं बदलते हैं और एक निश्चित क्षेत्र में, ये पृथ्वी पर सभी क्षेत्र में नहीं है। जैसे दक्षिण एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया जैसे चाइना का हिस्सा है, ऑस्ट्रेलिया है और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्से हैं, यहीं पर ये आप लोगों को मानसूनी पवनों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशाएं बदलकर एक निश्चित क्षेत्र में बहने वाली पवनों को मानसूनी पवने कहा जाता है। यह पवने व्यापारिक पवनों की तुलना में नियमित नहीं होते हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर मतलब जो समुद्र का हिस्सा उष्णकटिबंध में आता है, खासतौर पे अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो ये हिंद महासागर, वहां पर जो वायुमंडलीय अवस्था मतलब वही जो होता है निम्न दाब और उच्च दाब, ये जब वहां होते हैं तो उसी के अनुसार ये पवने बहना शुरू करते हैं, उत्तर से दक्षिण व दक्षिण से उत्तर। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि मानसून का आगमन, और दक्षिण से फिर माफ कीजिए, उत्तर से दक्षिण के तरफ जब रिटर्न जाते हैं तो उसी को कहते हैं मानसून की वापसी। मानसून वैसे जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक लगभग 100 से 120 दिनों, ठीक है, मानसून की ये विशेषता है प्यारे बच्चों। तो मानसून जून के आरंभ से शुरू होता है और सितंबर के मध्य तक रहता है, लगभग 4 महीने का ये कालावधि है, जिसे हम लोग भारत में वर्षा ऋतु कहते हैं। वैसे वर्षा ऋतु कोई एक ज्योग्राफिकली ऋतु नहीं है, लेकिन भारत में ये विशिष्ट 4 महीनों में वर्षा होती है, इसलिए हम लोग उसको रेनी सीजन कहा जाता है। मानसून के आगमन के सामान्य वर्षों में अचानक क्या होता है, जब मानसून भारत में आता है तो जो भारत में सामान्य वर्षा होती है, जो धरातलीय पवनों से होती है, जो सागर से स्थल की ओर जो बहने वाले पवने हैं, उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है। क्यों वृद्धि हो जाती है? क्योंकि ये जो मानसूनी पवने हैं उष्णकटिबंधीय समुद्री तल से आते हैं, आपकी समुद्री सतह से आते हैं, जिसके कारण वे बाष्पयुक्त होते हैं या नमी युक्त होते हैं, और इसके कारण जब ये भूमि पर आकर जब आते हैं तो ये भारी मात्रा में वर्षा देते हैं, और इसीलिए मानसून के आगमन से भारत में सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। और जब ये अचानक वृद्धि होकर जो भारी मात्रा में पूरे देश में वर्षा होती है, इसे ही हम लोग मानसून का फटना या प्रस्फोट कहते हैं। फिर से एक बार मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए कि मानसून के आगमन के कारण भारत में संपूर्ण देश में जो एक बहुत अधिक वर्षा होने लगती है, उस स्थिति को मानसून का फटना या मानसून का प्रस्फोट कहते हैं। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारत के प्रायद्वीपीय के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। जून के प्रथम सप्ताह में वो केरल में प्रवेश करता है। उसके पहले ही वो मार्च अप्रैल में हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों पर वो प्रवेश कर चुके होते। सबसे पहले मानसून तो द्वीपों पर ही पहुंचता है। भारतीय मानसून को 2 शाखाओं में बांटा जाता है, एक अरब शाखा, सागर से जाने वाली शाखा, और दूसरी बंगाल के खाड़ी। क्योंकि भारत का जो आकार है प्रायद्वीपीय आकार है, नीचे ऐसा ट्रायंगल जैसा आकार आया है, इसके कारण ये जो मानसूनी पवनों की शाखा है 2 दिशाओं में बढ़ जाती है। नंबर 1 अरब सागर, अरब सागर से जाने वाली शाखाओं को हम लोग दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, और बंगाल के खाड़ी से जाने वाली भी वो दक्षिणी पश्चिमी है, लेकिन वो पूरब की तरफ जाती है, और ये पश्चिम से पूरब के तरफ जाते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। तो मानसून की ये 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा लगभग 10 जून के आसपास मुंबई में पहुंचती है, और बंगाल के खाड़ी की शाखा जून के प्रथम सप्ताह में असम में पहुंचती, वो भी तेज गति से। क्योंकि बंगाल के खाड़ी से जाने वाली जो मानसूनी पवने हैं उसे बीच में कई रुकावटें नहीं है, सीधी वो प्रायद्वीपीय पठार को कहिए या पूर्वीय तट को क्रॉस करके सीधी वो नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश करती है। एक उसकी शाखा नॉर्थ ईस्ट में जाती है और हिमालय को पर्वत को टकराकर फिर वो अपने पश्चिम में मुड़कर गंगा के घाटी में आती है। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। बंगाल के खाड़ी
की शाखा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट में हमारे मेघालय, आसाम, ठीक है, त्रिपुरा, इन यहाँ पर हिल एरिया है, इसके कारण यहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। लगभग 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, जबकि मेघालय के मौसिनराम में वहाँ पर वार्षिक वर्षा 1200 सेंटीमीटर, जो विश्व में सबसे अधिक वार्षिक वर्षा मानी जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवने पश्चिम में गंगा के मैदान में मुड़ जाते हैं। देखिए, बंगाल के खाड़ी की शाखा भी मुड़ जाती है, और ये जो अरब सागर की शाखा पहले हमारे वेस्टर्न घाट को जाकर टकराती है, और हमारा जो तटीय मैदान है, पश्चिमी तटीय मैदान, वहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा देती है, या वेस्टर्न घाट के वेस्ट में भारी मात्रा में वर्षा देती है और ईस्ट में कम वर्षा होती है। वही फिर वो गुजरात के तटीय इलाकों में भारी मात्रा में वर्षा देती है, फिर आगे जाके राजस्थान के पूर्वीय हिस्सों में वर्षा देती है, और फिर वो मुड़ती है गंगा के घाटी में। और इस प्रकार से अरब के घाटी से जाने वाली एक पवन की मानसूनी पवन की प्रवाह और दूसरा जो है बंगाल के खाड़ी से आने वाले दोनों प्रवाह गंगा के मैदानी प्रदेशों में मिलते हैं, जिसके कारण वहाँ पर भारी मात्रा में वर्षा होती है। लेकिन इसमें ज़्यादा प्रभाव जो है वो ज़्यादा प्रभाव रहता है बंगाल के खाड़ी से जाने वाले, और इसीलिए गंगा के घाटी में या गंगा के मैदानी प्रदेशों में पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी कि दिल्ली की तरफ जो वर्षा की मात्रा है वो कम होती जाती है। दिल्ली में जून के अंतिम सप्ताह में बंगाल के खाड़ी की शाखा पहुंचकर वर्षा करती है, अभी मैंने विश्लेषण किया। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के मध्य हिस्सों में पहुंच जाता है। तो लगभग 15 जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश व देश के मध्य हिस्सों में भी पहुंच जाता है। ये डायग्राम है प्यारे बच्चों, ये किताब में ही है आपके। देखिए यहाँ पर ये 1 जून को लगभग केरल के पास में यहाँ पहुँच जाता है, 5 जून को ये कर्नाटक में आता है, 10 जून को ये मुंबई में आता है, 15 जून को ये अहमदाबाद यानी कि गुजरात, फिर इधर जुलाई में इधर से आता है बाद में, फिर इधर देखिए यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट में है, 5 जून को प्रवेश कर जाता है आसाम में, ये आसाम है, ठीक है। और फिर ये जो शाखा है ये ऐसी जाती है, ठीक है। और दूसरी शाखा जो है ये इधर से, ये जो हमारा वेस्टर्न घाट है इसको जाके टकराते हैं, और इसलिए यहाँ पर जो है भारी मात्रा में तटीय मैदान में भारी मात्रा में वर्षा होती है। और आगे चलकर ये पवने ये गंगा के घाटी में आते हैं और इधर से आने वाली है, और इसलिए ये मैदानी प्रदेशों में भारी वर्षा होती है। अब हम देखेंगे मानसून की वापसी। मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है, क्योंकि जैसे वो आगे जाता है फिर परिस्थिति बदलती है। आगे कब जाता है? जब उत्तरी भारत में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, वह दक्षिणी गोलार्ध में उच्च वायुदाब होता है। ये ग्रीष्मकाल की स्थिति होती है। अब सितंबर के बाद में अक्टूबर नवंबर में भारत में मतलब सूर्य जो होता है वो दक्षिण गोलार्ध में खिसकता है, जिसको हम लोग आभासी भ्रमण कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप में सूर्य दक्षिण गोलार्ध में नहीं जाता है, लेकिन पृथ्वी के अक्ष के झुकना और पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना या परिभ्रमण जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसके कारण हमें लगता है कि सूर्य उत्तर गोलार्ध में 6 महीने जाता है और 6 महीने दक्षिण गोलार्ध में। उसी को कहते हैं कि पृथ्वी का सूर्य का आभासी भ्रमण। एक्चुअली सूर्य स्थिर है, वो नहीं जाता है, लेकिन पृथ्वी का अक्ष जो है ऐसा झुकता है। इसके कारण अभी उत्तरी अक्ष झुका हुआ है। मान लीजिए सूर्य इधर है तो अभी उत्तरी अक्ष है, जब ये पृथ्वी यहाँ आती है तो ये अभी दक्षिणी अक्ष जो है, ये दक्षिणी अक्ष अभी सूर्य के तरफ झुका हुआ है। तो ऐसी स्थिति आती है। इसको लास्ट में मैंने डायग्राम दी है, वहाँ आप और समझेंगे। ये आप लोग 6ठी क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, मानसून की वापसी की एक प्रक्रिया है। तो क्या होता है कि अभी स्थिति बदलती है कि अभी उत्तर गोलार्ध में तापमान धीरे धीरे कम होने लगता है सितंबर के बाद में, क्योंकि सितंबर के बाद में सूर्य धीरे धीरे दक्षिण गोलार्ध में जाता है, हम लोग उत्तर गोलार्ध में, और इसलिए उत्तर भारत में
तापमान धीरे धीरे गिरने लगता है, कम होने लगता है, और फिर वहाँ पर क्या होता है, तापमान कम हो जाता है तो उच्च वायुदाब होगा। और वही जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य जाता है तो तापमान अधिक होता है, इसलिए वहाँ पर निम्न वायुदाब होता है। और इसीलिए जो आगे मानसून का जो आगमन हमारे देश में हुआ है, अभी वो लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह से वो रिटर्न जाना शुरू होते हैं। ये रिटर्न जाना ही हम लोग कहते हैं मानसून की वापसी। मानसून की वापसी एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर से प्रारंभ होती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है, इसे हम लोग कहते हैं मानसून की वापसी। प्रायद्वीपी के दक्षिण के आधे भाग में वापसी की गति तीव्र हो जाती है और दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है। मानसून की वापसी के बाद देश शीत ऋतु के प्रभाव में आता है। जैसे ही मानसून शुरू चला जाता है तो लगभग अक्टूबर नवंबर के बाद में भारत में शीत ऋतु शुरू हो जाता है, जो लगभग फरवरी तक होता है। ठीक है, हालांकि दिसंबर जनवरी में ज़्यादा हमको उसका प्रभाव होता है, खासतौर पे उत्तरी भारत में इसका ज़्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये मानसून की वापसी है। अभी हम लोग दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट देखेंगे कि इस मानसून के कारण भारत में हम लोग या मानसूनी जलवायु की जो विशेषता है, इसमें प्रमुख 4 ऋतु में बांटा जाता है। तो उन 4 ऋतुओं को हम लोग देखेंगे। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक होता है। देखिए, भारत में एक ऋतु से दूसरे ऋतु में काफ़ी अंतर होता है। जैसे वर्षा ऋतु दिखते हैं तो भारी मात्रा में पूरे देश में वर्षा होती है। वही हम लोग शीत ऋतु में दिखते हैं तो उत्तर भारत में ठंडी, लेकिन दक्षिण भारत में उतनी ठंडी नहीं होती है। वही जो है आगे बढ़ते हुए मानसून या मानसून का आगमन से भारत के गंगा के मैदानी प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वीय भारत, गुजरात के तटीय इलाके व वेस्टर्न घाट जो है, वेस्टर्न घाट के यानी कि तटीय मैदानों में भारी मात्रा में वर्षा होती है। मध्य भारत में थोड़ा मध्य वर्षा होती है, गंगा के घाटी में भारी वर्षा होती है। तो मानसून के आगमन के समय हमारे जो पूर्वीय तट है, विशेषता तमिलनाडु तट में बहुत कम वर्षा होती है, नहीं के बराबर होती है। तो ये सारी विविधता है। दूसरा है, पीछे हटते हुए मानसून से भारत के आंतरिक क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है या नहीं के बराबर होती है, क्योंकि ये स्थल से पवन निकलते हैं, इसलिए ये शुष्क होते हैं। लेकिन जब ये बंगाल के खाड़ी में आते हैं तो बंगाल के खाड़ी में इसे रोकने वाला कोई नहीं होता है और ये बाष्पयुक्त होते हैं, और इसके कारण फिर वो जो उष्णकटिबंधीय पूर्वीय जेट धारा है उसके प्रभाव में आते हैं और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वहाँ निर्माण होता है। तो इसलिए हर वर्ष भारत में नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर नवंबर में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर भारी मात्रा में ये चक्रवाती तूफान आते हैं, जिसके कारण जान माल की भारी नुकसान होती है और बांग्लादेश को भी प्रभावित करता है। इस वर्ष भी आया था, आप लोग देखे हैं, खासतौर पे बंगाल में इसका प्रभाव आपको देखने को मिला था और उड़ीसा में। भारत में प्रमुख 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। नंबर 1 शीत ऋतु यानी कि विंटर, कोल्ड यानी उसके बाद में आपका ग्रीष्म ऋतु, समर, मानसून का आगमन, रेनी सीजन, और मानसून की वापसी शरद ऋतु, ऑटम। शीत ऋतु के बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसकी विशेषताएं क्या है, देखिए कब ये भारत में होता है और इसकी क्या विशेषता है। एकदम सिंपल है प्यारे बच्चों। उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से फरवरी तक रहता है। वैसे इसकी शुरुआत अक्टूबर के लास्ट में शुरू हो जाती है, लेकिन इसका प्रभाव जो नवंबर से फरवरी तक रहता है। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर घटता जाता है। चेन्नई का औसत तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 से 15 डिग्री के बीच में होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती है। उत्तर में तुषारपात सामान्य है। तुषारपात मतलब हिमवर्षा, जो बारीक बारीक हिमवर्षा होती है, ओले नहीं, हिमवर्षा, जिसमें लोग बड़ा आनंद भी उठाते हैं और इस समय घूमने के लिए भी जाते हैं। स्पेशली हमारे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ये आप लोग देखने को मिलता है। तो उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात भी होता है। इस ऋतु में पूरे रास्ते पूरी तरह से बर्फमय हो जाते हैं। इस ऋतु में उत्तर पूर्वीय व्यापारिक पवनें प्रभावित होते हैं
और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भाग शुष्क होते हैं, इसमें कोई वर्षा नहीं होती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब तैयार होता है क्योंकि तापमान एकदम कम हो जाता है और इसके कारण प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसलिए उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती है। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ सुथरा होता है, तापमान तथा आर्द्रता कम होती है और पवनें शिथिल होती है, मतलब पवनें बहुत ही धीरे गति से चलती है। तो इस प्रकार से ये गंगा के घाटी में स्थिति होती है शीत ऋतु में। शीत ऋतु में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ, जो जेठ धाराएं जो हमने कहे थे, जो भूमध्य सागर से आते हैं, इसका होना एक प्रमुख लक्षण है। जो भूमध्य सागर से बहने वाले जो पवने हैं, जो भारत के तरफ आते हैं और आगे जाते हैं, उसे हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो ये चक्रवाती विक्षोभ का होना इस समय शीत ऋतुओं में ये आम बात है। इस कारण क्या होता है, इसका देखिए लाभ, वेरी इंपॉर्टेंट, ये है जलवायु मानसून पर प्रभाव करने वाला कारण, कि जब ये पश्चिमी विक्षोभ के पवने जो है भारत में प्रवेश करते हैं, खासतौर पे उत्तर तथा उत्तर पश्चिमी भारत में, यानी कि जम्मू कश्मीर का निचला हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा आदि राज्य, तो यहाँ जो है तब वहां पर पर्वतों पर हिमपात भी होता है, जिसकी उस समय आवश्यकता भी होती है। क्यों आवश्यकता होती है? शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे स्थानीय तौर पर ये महावट कहा जाता है, स्थानीय नाम से। वहां पर उत्तर पश्चिमी भारत में पंजाब, हरियाणा, दक्षिण का जम्मू कश्मीर का दक्षिणी इलाका और हिमाचल प्रदेश में ये जो शीत ऋतुओं में पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये पश्चिमी विक्षोभों के कारण यहाँ पर वर्षा होती है शीत ऋतु में। और इसकी मात्रा हालांकि कम होती है, बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है, लेकिन ये गेहूं के फसल के लिए, रबी फसल के लिए एक टॉनिक के रूप में उसको काम मिलता है। गेहूं और वहां पर खासतौर पे सरसों की खेती होती है अधिक मात्रा में, और अन्य फसल भी होते, तो गेहूं के विशेष रूप से गेहूं के लिए एक अमृत बन जाता है, क्योंकि गेहूं के लिए मध्यम वर्षाएं चाहिए और इस प्रकार से उनके लिए ये लाभकारी होती है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। समुद्री पर अभी ये देखिए उत्तर की स्थिति हो गई, अब दक्षिण में क्या होता है शीत ऋतुओं में, तो आप लोग जानते हैं सामान्यतः प्रायद्वीपीय पठार में समुद्र तीनों तरफ से घिरा हुआ है, और समुद्र का गुणधर्म है ज्यादा गर्म भी नहीं होता है और ज्यादा ठंडा भी नहीं होता है, और इसीलिए प्रायद्वीपीय भागों में बहुत अधिक प्रभाव, विशेषतः तटीय इलाकों में नई के बराबर प्रभाव होता है, कोई ठंडी नहीं होती है। थोड़ा बहुत अगर हमें जानता है तो आंतरिक भागों में, जैसे नागपुर वगैरह या मध्य प्रदेश वगैरह जो का आंतरिक हिस्सा है, वहां पर आपको थोड़ी बहुत अधिक मात्रा में क्या मिलेगा, मतलब ठंडी मिलेगी, नहीं तो यहाँ शीत ऋतु का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि समुद्री प्रभाव जल्दी गर्म नहीं होता है और ठंडा नहीं होता है इसलिए। तो प्यारे बच्चों, इस भाग को हम लोग यही रोकते हैं, और आज हम लोगों ने जो भारत के प्रमुख ऋतु का पहला भाग देखा है, जो क्या कहते हैं हम लोग उसको, शीत ऋतु की विशेषताएं देखी है, और उसके बाद में कल हम लोग देखेंगे ग्रीष्म ऋतु, फिर मानसून का आगमन वर्षा ऋतु, और मानसून की वापसी यानी कि शरद ऋतु। 3 ऋतु कल देखेंगे, और भारत में मानसून का वितरण या वर्षा का वितरण को हम लोग देखेंगे, और लास्ट में मानसून देश को एकता के सूत्र में कैसे बांधता है, इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट देखे हैं, बहुत सारे मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको मैंने समझाया है कि भारत के जलवायु को प्रभावित करने, माफ कीजिए, मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हमने जो देखे अलग अलग, उन कारकों को अच्छी तरह से 6 कारक है डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया है। उसके बाद में हमने ऋतुओं के बारे में देखा, उसमें ऋतुओं में एक ही ऋतु हमने देखा जिसमें शीत ऋतु की विशेषता है। तो शीत ऋतु का प्रभाव केवल उत्तर भारत में, जो नवंबर से लगभग शुरू होता है तो फरवरी तक रहता है, उसमें दिसंबर और जनवरी सबसे अधिक ठंडा महीना होता है, और उस समय वहाँ पर व्यापारिक पवनें, हल्की पवनें बहते, ये जो होता है आसमान साफ सुथरा होता है, हल्की हवाएं चलती है, और साथ में यहाँ पर मुख्य रूप से दिन जो होता है थोड़ा गर्म होता है और रातें बहुत ठंडी होती है। और इसी समय शीत ऋतुओं में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में, यानी कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, हल्की वर्षा होती है, वर्षा की मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी के फसल के लिए काफ़ी लाभकारी होती है।
तो इन सभी चीज़ों को हमने, तो दूसरी तरफ हमने दक्षिण भारत में देखा कि प्रायद्वीपीय भारत पर इसका कोई अधिक शीत ऋतुओं का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और जल की विशेषता है, ना वो अधिक गर्म होता है ना अधिक ठंडा होता है, इसलिए वहाँ पर तापमान एक जैसा, बहुत अधिक अंतर नहीं होता है, सामान्य होता है, मतलब बहुत अधिक गर्म भी नहीं होता है और ठंडा भी नहीं होता है, और इसलिए शीत ऋतु का प्रभाव यहाँ कम होता है। थोड़ा बहुत प्रभाव जो होता है वो थोड़ा आंतरिक भागों में होता है। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं प्यारे बच्चों। ये 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट। भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषताएं, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की चर्चा, भारत के 4 ऋतुओं का वर्णन करना है, महावट किसे कहते हैं, और भारत के शीत ऋतु की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ रुकते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग इसी चैप्टर का जो अंतिम पार्ट है, जो है चौथा भाग, उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।